हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद। आज से हम स्टार्ट करेंगे भारत का संविधान नामक जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बारे में आज से हम आप लोगों के साथ इसके विभिन्न पहलुओं को साझा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है आपके समय को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए कम से कम समय में सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो भारत का संविधान नामक जो महत्वपूर्ण पुस्तक है यह क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। दोस्तों मैं इसका सारांश बताऊंगा तो काफ़ी लंबा जाएगा। यदि मैं एक लाइन में आप लोगों को बताना चाहूँ तो दोस्तों यह जो किताब है यह भारत के लोगों द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जिसमें भारत को अच्छे ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों का जो है उल्लेख किया गया है। और इन नियम और कानूनों को जो है जिस किताब में कलेक्ट करके रखा गया है उसे हम भारत का संविधान कहते हैं। तो दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। तो जानते हैं हम किन किन बातों का जिक्र किया गया है इस पुस्तक में। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम कुछ टॉपिक्स का सहारा लेंगे। तो देखते हैं वह कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सभी टॉपिक्स को हम दोस्तों सीक्वेंस में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। ये जो प्रस्तावना है सबसे पहले इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं जो उनको देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 22 भाग और 395 अनुच्छेदों में जो है संपूर्ण भारत के संविधान को डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद 12 अनुसूचियाँ जो हैं उनको देखेंगे। जो 12 अनुसूचियाँ हैं, जिस प्रकार किसी भी किताब में जो है चैप्टर होते हैं उसी प्रकार इसमें 12 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं और 12 अनुसूचियों को जो है 22 भागों में डिवाइड किया गया है और 22 भागों को जो है 395 अनुच्छेदों में डिवाइड किया गया है। फिर 12 अनुसूचियों को देखते हुए दोस्तों हम देखेंगे संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। हालांकि यह 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत ही आ जाता है, लेकिन हमें चीज़ों को अच्छे से समझना है, इसलिए हम समझेंगे संविधान संशोधन 368 जो है अनुच्छेद, इसको हम अलग से समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे भारत का जो संवैधानिक विकास है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसको समझेंगे। ज़्यादातर लोग संविधान की स्टार्टिंग जो करते हैं यहीं से करते हैं, भारत का जो संवैधानिक विकास है, लेकिन जो पहली बार भारत का संविधान पढ़ते हैं उनको थोड़ा बोरिंग फील होता है। इसलिए हम इंटरेस्टिंग इसको बनाने के लिए जो है इसकी शुरुआत हम प्रस्तावना से कर रहे हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद दोस्तों हम देखेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। उसके बाद कुछ समितियां बनाई गई थी और अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसको देखेंगे क्या है ये। फिर उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको देखेंगे। संविधान का स्रोत क्या क्या है, जब संविधान का मतलब निर्माण हो रहा था तो अलग अलग देशों से कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई थी अलग अलग देश के संविधान से, तो उनको हम संविधान के स्रोत के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें किस देश के संविधान से ली गई हैं। उसके बाद वरीयता क्रम क्या है इसको देख लेंगे हम। फिर उसके बाद विविध जो मिसलेनियस टॉपिक्स के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स बचेंगे उनको हम देखेंगे, जैसे कि राज्यों के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, शासन के प्रकार क्या हैं, देशी रियासतों का विलय और विभिन्न राज्यों का जो है गठन हुआ है उसको समझेंगे। भारत सरकार के जो 4 स्तंभ हैं इनको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता जो है इसको देखेंगे क्या है। सूचना का अधिकार, ये जो आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ है इसको भी जानेंगे क्या है ये। राष्ट्रीय दल एवं उनके चुनाव चिन्ह क्या क्या हैं इनको भी जानेंगे। अंत में हम कुछ टर्मिनोलॉजी बचेगी, इस सिलेबस से संबंधित जो है टर्मिनोलॉजी जो है पॉलिटी से संबंधित उसको जानेंगे। दोस्तों इस टॉपिक्स के अंतर्गत जो है हम संपूर्ण संविधान की चर्चा करेंगे। यदि इस टॉपिक्स में कुछ छूट रहा होगा तो उसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे, हालांकि हम कुछ छोड़ेंगे नहीं।
फिर उसके बाद दोस्तों यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन चाहिए, तो हम बीच बीच में इसको भी आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों यदि आवश्यकता हो तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो है दोस्तों यह संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इसे प्रियम्बल कहते हैं। जो प्रस्तावना है यह संविधान की भावनाओं का निचोड़ है और हम जिन जिन लक्ष्यों को जो है प्राप्त करना चाहते हैं उसका भी वर्णन जो है उद्देशिका में किया गया है। एक मामला हुआ था 1960 में, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। 1960 में जो मामला हुआ था उसे बेरूबरी मामले के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट किया था कि जो उद्देशिका है वह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। इसलिए दोस्तों इसे संविधान की आत्मा तथा संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना में उल्लिखित सभी शब्दों को हम स्पष्ट रूप से समझने का जो है प्रयास करते हैं। प्रस्तावना की स्टार्टिंग जो है हम भारत के लोग जैसे शब्द से इसकी स्टार्टिंग होती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि जो भारत के लोग हैं संविधान के मूल स्रोत हैं तथा समस्त शक्तियों के जो केंद्र बिंदु हैं वह भारत के लोग हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जो भारतीय संविधान है भारतीय जनता की जो है इच्छा का परिणाम है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब जो दोस्तों होगा कि भारत सरकार है वो किसी भी विदेशी प्रभाव के नियंत्रण से जो है हमेशा मुक्त रहेगी। जो ये संप्रभुता है, संप्रभुता राज्य का एक महत्वपूर्ण जो है गुण है। भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच जो है शक्तियों के विभाजन के बावजूद भी संप्रभुता का कोई विभाजन नहीं किया गया है। इसका कारण जो दोस्तों है यह संप्रभुता जो है भारत के लोगों में निहित होती है। समाजवादी सोशलिस्ट, यहाँ पर जो समाजवाद शब्द का तात्पर्य है कोई विचारधारा नहीं है बल्कि गणराज्य की यह विशेषता प्रदर्शित करता है। समाजवाद का उद्देश्य समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयासों को जो है बढ़ावा देना है। समाजवाद का अर्थ सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण की मुक्ति से भी लगाया जाता है। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर जिसे इंग्लिश में कहते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ होगा कि भारत सरकार जो है धर्म के मामले में हमेशा तटस्थ रहेगी, अर्थात उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, इसको थोड़ा पहले समझते हैं। लोकतंत्रात्मक क्या है? लोकतंत्र जो है इसे इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कहते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र में जो है राजनीतिक प्रभुसत्ता जो है जनता में निहित होती है। और जो थोड़ा समझते हैं एक बात, संविधान का अनुच्छेद जो है 326 है, वयस्क मताधिकार की पुष्टि करता है। हालांकि इसको हम अनुच्छेदों के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ जान लेते हैं। जो 326 है अनुच्छेद, वह वयस्क मताधिकार की पुष्टि करता है, जिसमें जो है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्त्री और पुरुषों को धर्म, जाति, लिंग, रंग आदि बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त है। और जो है जनता अपने मत का प्रयोग करके एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है जो वहाँ की बागडोर संभालता है। अर्थात जनता की इस शक्ति को जो है जनता के शासन के रूप में जाना जाता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं या डेमोक्रेटिक कहते हैं। गणराज्य, गणराज्य दोस्तों जो है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। गणराज्य को इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं। संविधान की उद्देशिका में जो है भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि, और इसका तात्पर्य है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्र का अध्यक्ष जो होगा राष्ट्रपति, वह निर्वाचित होगा, आनुवांशिक नहीं होगा। जैसा कि पहले राजा का लड़का राजा होता था, परंतु अब ऐसा नहीं है, अब निर्वाचित होगा। जो राष्ट्रपति होगा वह निर्वाचित होगा। गणराज्य में जो दोस्तों है राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वह जनता में निहित होती है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, याद रखिएगा दोस्तों 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय।
इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। इसे इंग्लिश में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। सामाजिक न्याय का क्या आशय होता है? सामाजिक न्याय का जो आशय होता है कि सभी नागरिकों को समान समझा जाए, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। और आर्थिक न्याय का अर्थ होता है दोस्तों कि अमीरों तथा गरीबों के बीच जो है समान व्यवहार किया जाए, तथा जो गरीबों अमीरों के बीच की जो असमानता है, असमानता की जो खाई है, उसको पाटने का प्रयास किया जाए। और राजनीतिक न्याय जो है दोस्तों, यह बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को जो है राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। इसका दोस्तों मतलब यह होता है। और दोस्तों इसका तीनों का सीक्वेंस याद रखना है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और सीक्वेंस के साथ साथ तीनों को याद रखना। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात इसमें कही गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसका सीक्वेंस भी याद रखना, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसको भी याद रखना। परीक्षा में ये भी पूछा गया है कई बार। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की जो है समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। सुनिश्चित करने वाली बंधुता जो दोस्तों है, बंधुता का अर्थ होता है सभी भारतीयों के बीच जो है भाईचारे का या उनके एक होने की भावना से है। उद्देशिका में बंधुत्व पर बल इसलिए दिया गया है जिससे कि भारत के समस्त नागरिकों को यह अनुभव हो सके कि वे एक ही धरा के हैं, शिशु हैं, और उनकी एक ही मातृभूमि है। कहने का तात्पर्य है कि सभी नागरिकों के बीच जो भाईचारे की भावना का होना अति आवश्यक है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित या आत्मसमर्पित, ये तीनों शब्द आएगा परीक्षा में, तो यह डेट याद रखना। अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, आत्मार्पित कब किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 यह तारीख याद रखना। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों हम प्रस्तावना से अब कुछ प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, उनको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना को जो दोस्तों यह प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और यह प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को ही प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा के समक्ष जो है प्रस्तुत किया था। और इसको जब प्रस्तुत किया गया था तब प्रस्तावना के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। इसको स्वीकार किया गया था दोस्तों 22 जनवरी 1947, जब दोस्तों अंगीकृत या स्वीकृत या स्वीकार शब्द पूछेगा कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों यह डेट याद रखना। प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसके प्रस्तुतकर्ता जो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, और अंगीकृत या स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कुछ पॉइंट है, इसको थोड़ा देखते हैं हम। प्रस्तावना को जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों जब यह कहेगा प्रस्तावना की अवधारणा, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों यूएसए। मतलब कि जो प्रस्तावना की अवधारणा है वह यूएसए के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसको हम संविधान के स्रोत में जानेंगे हालांकि, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा जान लेते हैं। जो प्रस्तावना की अवधारणा है वो यूएसए से ली गई है, और प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा अभी हमने
आपको बताया था कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं संविधान की आत्मा, और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है, वह प्रस्तावना को कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे दोस्तों देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। प्रस्तावना पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बहस चली थी, और जो महत्वपूर्ण फैसले आए थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम जानते हैं। प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एक बेरूबरी वाद हुआ था 1960 में। इसी में कहा गया था प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया था। और ये जो बेरूबरी वाद हुआ था 1960 में, इसमें प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया गया था कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग नहीं है। मतलब इसमें अस्वीकृत कर दिया गया था प्रस्तावना को कि यह संविधान का भाग नहीं है। प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। फिर उसके बाद एक SR मुंबई वाद हुआ था। इसमें जो है स्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन स्वीकृत यह किया गया था कि जो प्रस्तावना है संविधान की आधारभूत संरचना है। मतलब इसमें मूल ढांचा बताया था प्रस्तावना को, लेकिन स्वीकृत नहीं किया था कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद एक मामला आया था 24 अप्रैल 1973 को। इसमें जो है दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया था कि प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट शब्द में कह दिया था कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये डेट, बेरूबरी वाद में जो कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो है इसमें स्वीकार कर लिया था कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। तो ये दोनों मामले जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ये पॉइंट है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या केशवानंद भारती वाद में कहा गया, जैसा कि हमने अभी आपको बताया ऊपर, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में 13 न्यायाधीश थे। ये जो केशवानंद भारती बनाम वाली न्यायिक पीठ है, इसमें जो है 13 न्यायाधीश थे, जो कि अब तक की सबसे बड़ी न्यायिक पीठ है। सबसे बड़ी न्यायिक पीठ है, मतलब कि 13 न्यायाधीशों वाली जो है अब तक की सबसे बड़ी न्यायिक पीठ है। इससे बड़ी न्यायिक पीठ अभी तक नहीं हुई है। तो जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो है, यह 13 न्यायाधीशों की जो है पीठ थी, और यह सबसे बड़ी अब तक की न्यायिक पीठ है। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। देखते हैं दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या है। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। मतलब जो पहली बार संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में। पहला शब्द जो था समाजवादी, सोशलिस्ट, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, और तीसरा शब्द था अखंडता, इंटेग्रिटी। ये तीनों शब्द दोस्तों जो है संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे, जैसा कि नीचे बताया गया है। स्पष्ट है कि जब इसको बाद में जोड़ा गया तो ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। जब इसको प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग माना गया था, जब मतलब शामिल किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी प्रस्तावना, इसको संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था, तब यह जो तीनों शब्द हैं यह संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इसको बाद में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी की सरकार में। पिताजी ने जो है प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था, बेटी जी ने उसमें संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़ दिए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये। और प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ये तीनों शब्द दोस्तों जो है फ्रांस से लिए गए हैं, और ये जो तीनों शब्द हैं वहाँ के नारे थे।
तो ये फ्रांस की क्रांति के नारे थे और ये तीनों शब्द फ्रांस से लिए गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। भारत में सर्वोच्च कौन, यदि आपसे कोई पूछे कि भारत में सर्वोच्च कौन है, तो अभी आपने प्रस्तावना में देखा कि हम भारत के लोग, इसकी स्टार्टिंग ही हम भारत के लोग जो है शब्द से होती है, इसलिए भारत की जनता जो है वो सर्वोच्च है। यह प्रस्तावना के हम भारत के लोग जैसे शब्द से स्पष्ट होता है। दोस्तों, हमने ये जो सभी प्रश्न निकाले हैं ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। आप लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं हम आगे और कुछ प्रश्न बनते हैं, उनको जान लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। भारत की सरकार का स्वरूप कैसा है, तो वह है लोकतंत्रात्मक है। और प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ व्यक्तियों के कथन दिए गए हैं, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। जो ठाकुरदास भार्गव हैं, यह प्रस्तावना के विषय में क्या कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तथा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। मतलब इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तथा संविधान की आत्मा जो है ठाकुरदास भार्गव ने कहा इसको। KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। इन्होंने कहा कि हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने प्रस्तावना को जो है संविधान की जन्म कुंडली कहा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।